आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुदस्सिर अहमद लोन को मिलिटेंटों ने छोड़ दिया है। 2 दिन कबल एसपीओ को तिराल से 3 किलोमीटर दूर उसके आबाई गांव शाहपोरा छान कतार से 3 मिलिटेंटों ने अगवा कर लिया था। अवंतीपुरा में तैनात मुदस्सिर छुट्टियों में घर आया हुआ था। एक रोज कबल एसपीओ के अहले खाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर मिलिटेंटों से एसपीओ को छोड़ने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर मिलिटेंटों से एसपीओ को छोड़ने की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तो परसों का ये वाकया है जब ये बताया जा रहा था कि एक पुलिस अफसर जो हैं मुदस्सिर अहमद, उनको अगवा कर लिया था मिलिटेंटों ने और उनके घर के पास उनको अगवा किया गया था। छुट्टियों पर आए हुए थे, लेकिन उसके बाद अगवा करने के बाद हालांकि सर्च ऑपरेशन भी चला, उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद जो मुदस्सिर के अहले खाना थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और उसमें अपील की थी कि उनके जो बेटा है उनको छोड़ दिया जाए, बेटे को छोड़ने की अपील की थी और अब उनको छोड़ दिया गया है। एक ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि अब मिलिटेंटों ने अगवा किए अफसर को छोड़ दिया है। मुदस्सिर अहमद लोन को अगवा कर लिया गया था उनके घर के पास से, तिराल से, उनको अब छोड़ दिया गया है। तो 2 दिन कबल की ये बात है जब एसपीओ को तिराल से 3 किलोमीटर दूर उसके आबाई गांव से शाहपोरा छान कतार से 3 मिलिटेंटों ने अगवा कर लिया था। उस दौरान ये निहत्थे थे और इनको अगवा करके ले लिया गया था। हालांकि ये बात भी साफ नहीं हो पाई थी कि हालांकि जिसने अगवा किया है वो कौन लोग थे, कौन से तंजीम से उनका ताल्लुक था, ये बात भी साफ नहीं हो पाई थी। लेकिन पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन था वो चल रहा था लगातार। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, हालातों के ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए थे कि किसी तरह से जो मुदस्सिर है उनके बारे में कोई जानकारी मिले। लेकिन जब अहले खाना सामने आया, अहले खाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, उसके बाद अपील की कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद अब उन्हें मिलिटेंट्स ने आज़ाद कर दिया है। इससे पहले एक और अगवा किया गया था, औरंगजेब नाम के जो हमारे राइफलमैन थे, उनको शहीद कर दिया गया था। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर शेख कौसर जुड़ गए हैं। शेख कौसर, क्या समझा जाए, क्या कुछ सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है मुदस्सिर का? जी, 2 दिन पहले मिलिटेंटों ने छानकीतार ताल में मंजूर अहमद नामी एसपीओ को किडनैप किया गया था। तो उसके दूसरे दिन घर वालों ने अपील की थी मिलिटेंटों को कि हमारे बेटे को रिहा किया जाए, अगर इसकी कोई गलती है तो इसको माफ किया जाए। तो जो ही ये वीडियो वायरल हो गया, तो शाम को मिलिटेंटों की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया मंजूर अहमद जो अपने साथियों को अपील कर रहे हैं कि आप अपनी जो ये मतलब एसपीओ है वो वापस आए। और इसमें ये भी देखा गया कि मिलिटेंट्स मंजूर अहमद को ये बोल रहे हैं कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके घर में 3 बहनें हैं और आपके माँ बाप है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, हम किसी के दबाव तले नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी उसमें देखा गया कि मिलिटेंट एसपीओ को आने वाले जुम्मा तक धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वो हम कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। जी कौसर, तो जी उसके तकरीबन 1-2 घंटे के बाद नामालूम जगह पर मंजूर अहमद को रिहा किया गया। जो ही ये इसके घर वालों को पता चला तो वो उस खुशी से झूम पड़े और यहाँ तक कि उसके जो हमसाया है वो भी उसके घर आए और खुशी की लहर उनमें भी दौड़ पड़ी। यहाँ तक कि मुबारकबाद भी हुए। आज जिनको भी देखा गया, जितने भी रिश्तेदार है या हमसाया है या लोग हैं, उनके घर आते जा रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगवा किए गए मुदस्सिर को छोड़ दिया गया है, उनके अहले खाना ने जब अपील की थी सोशल मीडिया पर। पंद्रह अगस्त और सीआरपीएफ जवान पर हुए हामिया हमलों के पेश नज़र श्रीनगर में चौकसी बढ़ा दी गई है। गुज़िश्ता दिनों मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सीआरपीएफ और रियासती पुलिस के जवानों ने शहर के बाल गार्डन इलाके का मुहासरा कर तलाशियां ली। इस दौरान आसपास के इलाकों को भी सील कर दिया गया और राहगीरों की जामा तलाशी ली गई। सड़कों पर ट्रैफिक भी पूरी तरह से बंद रहा। 1 घंटे की तलाशी के बाद पूरी तरह मुतमईन होने पर सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसके बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है।
गवर्नर एन वोहरा ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी स्किम्स की नई गवर्निंग बॉडी तश्कील 9 का अहकामात जारी किए हैं। इस हवाले से जारी तमाम साबिका अहकामात को रद्द कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक नई गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन खुद गवर्नर होंगे और इस बॉडी में गवर्नर के तीनों मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर, स्किम्स के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खोरा और डॉक्टर पुनीत धर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू व कश्मीर के प्रिंसिपल शामिल होंगे। स्किम्स के डायरेक्टर को गवर्निंग बॉडी का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा महकमा के प्लानिंग और डेवलपमेंट, फाइनेंस, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भी गवर्निंग बॉडीज का एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक प्राइवेट मेंबरान की मुद्दत एकार 5 साल की होगी। तो स्किम्स गवर्निंग बॉडी की तश्कील की गई है, नई तश्कील की गई है, जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और इसका जो चेयरपर्सन अब होंगे वो खुद अब रियासत के गवर्नर होंगे और इन्हीं की क़यादत में ये गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, जिसके बाद एक नया बदलाव इसमें आ गया है। तो ये चीफ सेक्रेटरी व गवर्नर के मुशीर हैं, इसमें शामिल हैं। गवर्नर एन वोहरा ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी स्किम्स की नई गवर्निंग बॉडी तश्कील की है और इसकी तश्कील करने के बाद इस हवाले से जारी तमाम साबिका अहकामात को, जो पुराने अहकामात थे, उनको रद्द कर दिया गया है और हुक्मनामे के मुताबिक नई गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन खुद गवर्नर यानी कि एन वोहरा साहब ही होंगे। इस बॉडी में गवर्नर के 3 मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर रहेंगे। स्किम्स के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खोरा, डॉक्टर पुनीत धर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू व श्रीनगर के प्रिंसिपल भी इसके अंदर शामिल होंगे। स्किम्स के डायरेक्टर को गवर्निंग बॉडी का सेक्रेटरीट बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, गवर्निंग बॉडी की तश्कील की क्या अहमियत अब मानी जा रही है? देखिए शिफान, आपको याद होगा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा श्रीनगर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और PDP के दौर इक़्तिदार और अलायंस के बावजूद भी बहुत सारे नशीब फराज अफसरान से लेकर आम इंसानों ने देखे, जिसके चलते AH अहंगर को जो है PDP गवर्नमेंट और BJP ने उस वक्त डायरेक्टर के ओहदे से बर्खास्त किया, जिस पर काफी तनकीद हुई। उवैस शाह को डायरेक्टर स्किम्स का चार्ज दिया गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने भी उस पर काफी ज्यादा सियासत दिखाई। बिलाखिर गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग है, जिसमें डायरेक्टर जो है वो देख रेख करेंगे और कहा जाता है कि जो स्किम्स के अंदर के माहौल की अगर हम बात करें, जो वाहिद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा और कामयाब इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां न सिर्फ शहर श्रीनगर बल्कि दूर दराज इलाकों से भी मरीजों की बड़ी तादाद यहाँ पर इलाज मुआवजा के लिए आती है। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से शिफान इस सौरा अस्पताल में बदनज़मी के साथ साथ सियासत बहुत ज्यादा हावी रही और कई बार डायरेक्टरों के तबादले अमल में लाए गए। डायरेक्टर AH अहंगर को गुवाहाटी हॉस्पिटल में, जो कि डायरेक्टर के ओहदे पे तैनात थे, उन्हें श्रीनगर लाया गया PDP और BJP की हुकूमत बनने के बाद ही। लेकिन एक मिसाल और चंद महीने गुजरने के बाद AH अहंगर को रुखसत किया गया और सियासत जो है वो हावी होने लगी। रियासती गवर्नर एन वोहरा ने संजीदा इकदाम उठाते हुए कहा कि सिक्किम में जहां बीमारों का इलाज मुआवजा होना है, यहाँ पर सियासत हावी नहीं हो सकती है। लिहाजा गवर्निंग बॉडी में इस बात को मुतनब्बिया किया कि जो मेंबरान होंगे वो जिम्मेदारी से काम लेंगे, जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करेंगे। उसके बाद रियासती गवर्नर एन वोहरा को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। शिफान, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तजम्मुल हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे कि जो नई बॉडी बनाई गई है उसको अब किस तरह से देखा जा रहा है और क्या कुछ बदलाव आएंगे, वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे। और कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने आइंदा 6 अगस्त को कश्मीर बंद का ऐलान किया है। बंद का ऐलान आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर किया गया है। अलायंस का कहना है कि आर्टिकल 35A को बनाए रखने के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी से इत्तेहाद को लेकर वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। खानियार में पार्टी कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहर पीने से इंसान की जिंदगी बाकी नहीं रहती। फारूक अब्दुल्ला महबूबा के उस बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी से इत्तेहाद के दौरान उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ रहा था। इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मियां अल्ताफ भी शरीक हुए। और पट्टन में फर्जी डॉक्टर के मुताल्लिक खबर सामने आने के बाद इंतजामिया और महकमा सेहत हरकत में आ गया है। चेकिंग के दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सैयद फहीम की क़यादत में मुश्तरका टीम ने कई मेडिकल सेंटर पर छापा मारा और कार्रवाई के दौरान हैदराबाद में वाक़े डार मेडिकेट को सीज कर दिया गया। यहाँ ओपीडी के साथ साथ मरीजों का एक्सरे और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी हुआ करते थे। मुश्तरका टीम ने दूसरे इलाकों में भी कई डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच की और तयशुदा उसूल व जवाबित के खिलाफ वर्जी करने वाले सेंटर्स को भी सील कर दिया गया। छापेमारी की जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुआलिज और जांच सेंटर के मुतालिक मुतमईन होने के बाद ही इनसे राब्ता करें। एक्सरे प्लांट एंड फिजियोथेरेपिस्ट भी वहाँ रन कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने अपने लॉज के तहत वहाँ वो सीज़ किया। कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अलावा भी हम लोगों ने वहाँ नज़र मारी दूसरे इलाके में, तो वहाँ पे भी कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं वो इलीगली काम कर रहे थे, तो उनको भी मौके पे सीज़ किया गया। इस सिलसिले में ये जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो चलती रहेगी। और मैं आपकी वसादत से लोगों से यहाँ अपील करूँगा कि जो जिनके डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं वो काइंडली वो चेक करें कि वेदर दे आर फेक और वो नॉर्मल वो सही बंदे हैं जिनके पास वो जा रहे हैं। और जो यहाँ पे अद्वियात वगैरह बेचते हैं या कोई टेस्ट वगैरह के सिलसिले में बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद लॉ एंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके खिलाफ काम करें। आंजानी गुलाम अहमद गनई की 23वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों कारकुनान ने खराज अकीदत पेश की। 3 दफ़ा पुंछ हवेली से मेंबर असेंबली मुंतखब हुए मरहूम गुलाम अहमद गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के दौरान 2 दफ़ा काबीना वजीर भी रह चुके थे। ताज़ियती जलसे में अहले खाना के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत की। मकामी लोगों में बेहद मकबूल रहे गनई की शोहरत के एक अवामी लीडर की थी। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के रुकन डॉक्टर शहनाज गनई ने कहा कि वालिद की तरह वो भी इलाके की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। आप सबका साया हमारे ऊपर रहा, आपकी दुआएं रही तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते आसान करेगा और इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए आप सब हमें ताउन देंगे, मुझे उसकी पूरी उम्मीद है। मैं आखिर में फिर से आप सबका, मुझे मालूम है किसी को खत नहीं पहुंचा, किसी को दावत नहीं मिली इस प्रोग्राम की, लेकिन जहां जहां आपने मरहूम गनई साहब का नाम सुना और ये सुना कि आज उनको यहाँ पे खराज अकीदत पेश की जा रही है, आप पीछे नहीं रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरबियत याफ्ता 204 नौजवानों ने 11 महीने में सख्त ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मादरे वतन की हिफाजत का हलफ लिया। श्रीनगर में वाक़े हमहमा BSF ट्रेनिंग सेंटर में मुनाकिद पासिंग परेड कर तकरीब में इन जवानों को नीम फौजी दस्ते को मुस्तकिल रुकन की हैसियत मिली। ADG और स्पेशल DG हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड कमल नारायण चौबे ने पासिंग परेड की सलामी ली। इस मौके पर BSF ट्रेनिंग सेंटर के IG SS चेहर भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों को जहनी और जिस्मानी ड्रिल के साथ साथ आर्म्स ट्रेनिंग, मैप रीडिंग और हुकूक इंसानी से मुतालिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको बता दें कि 1990 से कायम इस ट्रेनिंग सेंटर से अब तक 45,000 से ज़्यादा BSF जवान ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। नौजवानों से खिताब करते हुए ADG ने जवानों को मुबारकबाद पेश की और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जितने जवान यहाँ पर आए हैं ये बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं। उनको एक रंग में रंगना, उनको अनुशासन की एक ज़बान सिखाना, डिसिप्लिन की एक ज़बान सिखाना और फिर मुल्क की जो सरहदें हैं उनको महफूज रखने के लिए तैयार करना, उसकी जो सबसे आवश्यक चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो है ट्रेनिंग। और इसीलिए इनको लगभग 44 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है और इसके बाद ये जो इनके यूनिट्स अलॉट किए गए हैं वहाँ वो लौट के चले जाएंगे।
गैर सरकारी तंजीम बिटिया फाउंडेशन की सदर सीमा साखियान ने ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जुल्म व ज्यादती के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की अपील की। जम्मू में फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख्वातीन के हुकूक और उनकी फलाह व बहबूद के लिए समाजी तंजीमों को आगे आना होगा। फाउंडेशन की गर्ज व गायत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने आम लोगों से तंजीम के साथ जुड़ने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर टीम का भी ऐलान किया। ये टीम जुल्म ज्यादती का शिकार मुतासरीन ख्वातीन की हर पहलू से मदद करने की कोशिश करेगी। जी, बिटिया फाउंडेशन ने आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी है। मीटिंग इस बिहाफ पे है कि हमने बिटिया फाउंडेशन एक नेशनल एनजीओ जो कि पूरे भारत में काम कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। हमारा एक ही नारा है, नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति। हम चाहते हैं कि जो लड़कियां आज कोख में ही मारी जा रही है पैदा होने से पहले, जो हमारी मातृशक्ति जिनको पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा है, हम महिलाओं में अवेयरनेस पैदा करके उन बेटियों को बचाएं। दूसरा, आए दिन आप देख रहे हैं कि हर तरफ हमें आज एक ही खबर पढ़ने को मिलती है कि आज 5 साल की बेटी का रेप हो रहा है, 3 साल की बेटी का रेप हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है और दूसरे जो ये दरिंदे हमारे आवारा घूम रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण शायद नशे का भी है। उधर भदरवा में राष्ट्रीय राइफल की जानिब से रिटायर्ड फौजियों के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। सरनावा के बटालियन हेडक्वार्टर में मुनाकिद रैली में 100 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर डोडा जिले के भदरवा, भलेसा, चिराला और मारमात इलाके से आए रिटायर्ड फौजी एहलकार और उनके एहलकारों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। रैली का मकसद रिटायर्ड फौजियों को दरपेश पेंशन, मेडिकल और रोजगार से जुड़े मामले को मकामी सतह पर हल करना था। इस मौके पर बटालियन के ऑफिसर्स और जिला सैनिक बोर्ड के सदर ने रिटायर्ड फौजियों के लिए शुरुआत की गई मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी और कमांडिंग ऑफिसर डीडी पांडे ने कहा कि साबिक फौजियों और उनके अहले खाना की देखभाल करना इंडियन आर्मी की अव्वल तरजीह है। रैली के दौरान सब कुछ फौजी एहलकारों को मेडिकल चेकअप भी किया गया। थोड़ा बुलाते हैं ना तो हमें भी थोड़ा महसूस होता है कि नहीं, हम पूछते हैं, हमें भी पूछते हैं। ऐसे होता है कि पहले कहाँ पूछते थे, कहाँ इतनी इज्जत होती थी। उनकी बदौलत हमें सारे जानते हैं। रैली बहुत अच्छी है यहाँ पर। अगर ऐसे ये प्रोग्राम चलता रहेगा तो ये इसमें गिने जाते हैं कि एक्स सर्विसमैन को भी याद करते हैं। तो फौज का ये 4R जो है यहाँ पर अभी दूसरा तीसरा चांस हमारे को यहाँ आ रहे हैं हम और बुलाते हैं। अभी जो है इसमें जैसे कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को पेंशन का प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई कमी पेशी होगी, इसमें हम यहाँ पर क्लर्क बैठे होते हैं, पूरा स्टाफ बैठा होता है, वो लिखते हैं और मसला हल हो जाता है। तो बहुत मतलब सहूलियत रखी हुई है यहाँ पर जो है हमारे ये RR CO साहब ने। तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे को जो है इतनी ये सहूलियत देते हैं यहाँ पे, तो हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं। जम्मू के नगरोटा में वाक़े जग्गी कैंप में नशे के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ऑर्गेनाइजर की जानिब से इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जिसके जरिए नशे से दूर रहने का पैगाम दिया गया। वाज़ेह हो कि जग्गी कैंप में वादी से हिजरत कर आने वाले कश्मीरी फैमिलियां आबाद हैं। अगेंस्ट ड्रग एब्यूज की रैली जो आज यहाँ निकाली गई, ये बहुत सराहनीय है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ड्रग की बीमारी, नशे की बीमारी एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में लागू की जा रही है। उसकी जड़ें बड़ी पीछे गांव निचले इलाकों में चली गई है, जहाँ के एक इंसान सोच भी नहीं सकता था ये बीमारी फैलेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें खोखला कर रही है। किसी वक्त में चाइना में ओपियम बीमारी फैली थी, उन्होंने तो निजात डाली। यहाँ जो आज मैंने देखा कि इस इलाके में भी ऐसे केसेस मिले हैं। बडगाम जिले के मागम में पहली दफा वैक्सीनेशन मुहिम के तहत एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में खसरे की बीमारी और शरह अमवात में कमी लाने के हवाले से लोगों को बेदार किया गया। मुहिम के तहत 25,000 बच्चों को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये टीके 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे को लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि खसरे के सबब सैकड़ों बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। बच्चों में इसके बाद सबब पैदाइश तौर पर माजूर और कमज़ोर बच्चे ज़्यादा होते हैं। वैक्सीन से इस बीमारी से महफूज रहने में मदद मिलेगी।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने जिला तरक्याती कश्मीर को हिदायत दी है कि आवामी मसाइल को तरजीह बुनियादी पर हल करें और सरकारी कामकाज में शफाफियत बरती जाए। गांदरबल और बांडीपुरा जिले के आला अफसरान की मीटिंग में उन्होंने ये हिदायत दी। गांदरबल मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद इस मीटिंग में दोनों जिले में चल रहे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर गांदरबल के डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंगाला और बांडीपुरा के डीडीसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने अपने अपने जिलों में चल रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश की। साथ ही उन्होंने इस हवाले से फंड की फराहम और ज़मीन एक्वायर करने में होने वाली दिक्कतों से भी डिविजनल कमिश्नर को आगाह किया। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमे को इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को लागू करने की भी हिदायत दी है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कौमी खेल हॉकी जवाल पजीर होता जा रहा है। अनंतनाग जैसे एकाध जिले के छोड़कर हॉकी के फरोग के लिए वादी में कोई खास काम नहीं हो रहा है। यहाँ हर साल हॉकी के 4 से 5 टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड और जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के सबब खिलाड़ियों और शायकीन को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। वादी में हॉकी की ये मौजूदा हालत ये है कि दूसरे खेलों में जहां टीमों की तादाद दर्जनों में होती है, वहीं गुज़िश्ता दिनों खानबाल डिग्री में मुनाकिद हॉकी टूर्नामेंट में सिर्फ 4 टीमों ने शिरकत की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस उम्र में भी हम खेलते हैं इसलिए कि ताकि ये हॉकी जिंदा रहे, क्योंकि हमारी नेशनल गेम है। हम नेशनल गेम को मरने नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस गेम को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे हम अपने लेवल पे अपने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट कि ये गेम चलती रहे। कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे इस अनंतनाग में जो जहाँ पे 2-3 गाँव ही खेलते हैं, एक तो मीमार है, तके बरम शाह और खनबल है। ये 3 हैं जिनके रजिस्टर्ड क्लब हैं और यही खेलते हैं कि उन्होंने इसको जिंदा रखा है। त्राल के सोफीगंड में मकामी बाशिंदों ने दाई घनाईगंड गांव से जियारत शरीफ शेख बाकिर साहिब तक बनी सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठाया है। मकामी लोगों का कहना है कि R&B महकमे की जानिब से बनाई गई सड़क के किनारे ना तो नाली बनाई गई है और ना ही उसके ऊपरी लेयर की मजबूती की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता कई महीने से तामीरी काम रुका पड़ा हुआ है। इस हवाले से जब महकमे के इंजीनियर से राब्ता किया गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ADC ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का यकीन दिलाया है। कटरा में सड़क और फुटपाथ पर नाजायज कब्जे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से दुकानदारों में नाराजगी पाई जाती है। मुहिम के खिलाफ दुकानदारों ने फव्वारा चौक पर एहतजाज किया। नाराज दुकानदारों ने बाद में अपनी दुकानें भी बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि नाजायज कब्जा हटाने के नाम पर इंतजामिया और बल्दिया के अहलकार दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं और दुकानदारों के एहतजाज की खबर सुनकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उनसे बात कर एहतजाज को खत्म करवाया। एहतजाज की वजह से वैष्णो देवी की जियारत के लिए आए अकीदतमंदों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि कंपटीशन के इस दौर में किसी गांव में एक भी मैट्रिक पास लड़की और 12वीं पास लड़का ना हो? जी हां, अनंतनाग जिले के वाइल गांव का यही रिकॉर्ड है। यहां आज तक किसी लड़की ने मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं की। गांव की कुल आबादी 4000 के आसपास है, लेकिन इनमें से कोई भी लड़की मैट्रिक पास नहीं है। एक आध लड़कों ने यह मरहला जरूर तय कर लिया, लेकिन इंटरमीडिएट की डिग्री किसी लड़के के पास नहीं है। 6 से 14 साल के दरमियान 30% लड़के और लड़कियां तालीम अधूरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं। हालांकि गांव में एक प्राइमरी और मेडिकल स्कूल दोनों हैं, बावजूद इसके बच्चों की तालीम से अदम तवज्जो एक सीरियम में मामला है। मकामी लोगों को कहना है कि गरीबी और बुनियादी सहूलियात न होने के सबब वालिदैन बच्चों की तालीम जारी नहीं रख पाते। महकमा तालीम ने इस रिकॉर्ड से वाकिफ है और तालीम के लिए लोगों को बेदार करने के लिए महकमे की जानिब से जल्दी ही बेदारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। और पुंछ में नरेगा स्कीम के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की कॉल पर नरेगा मुलाजमीन मकामी कृष्ण चंद्र पार्क में इकट्ठा हुए और गवर्नर से मुतालबात पूरा करने की अपील की। मुजाहिरीन देरी से तरक्याती महकमे में खाली पड़ी आसामियों को पूरा करने और उनकी नौकरी को मुस्तकिल करने का
मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इस हवाले से तश्कील कमेटी की रिपोर्ट को जारी कर उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल PDP बीजेपी हुकूमत ने नरेगा मुलाजमीन के रियासत के एहतजाज के बाद एक कमेटी तश्कील की थी, लेकिन सरकार गिरने के बाद ये रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकी। रामबन के संगलदान में रहने वाले एक फैमिली गुज़िश्ता 8 सालों से तबाह हो चुके घर की तामीर के लिए दर दर की खाक छान रहा है। 8 साल कबल मोवलकुट में ठिटारका तक बनने वाली सड़क के लिए जो खुदाई की गई थी, उसमें मोहम्मद फरीद के घर की बुनियाद काफ़ी कमज़ोर हो गई। मकान इतना खस्ता हो चुका है कि किसी भी बारिश में ये गिर सकता है। घर में रहने वाले 7 अफराद इस हवाले से कई दफ़ा तहसीलदार और नायब तहसीलदार से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके सड़क के साथ ही जनाब मकान पूरा डैमेज हुआ सड़क की वजह से। तो मैंने जनाब 1-2 फाइलें भी बनाई, SDM साहब के पास गया तो तहसीलदार साहब नहीं आए, बोल रहा ये इसको आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2-3 बार जनाब उन्होंने वो फाइल पता नहीं घूम दिए कहीं। उसके बाद में फिर गया ही नहीं जनाब, जब उन्होंने बोला नहीं कुछ ऐसे। तो कम से कम हो गए 4-5 साल हो गए जनाब डैमेज जो रोड आया था उसके बाद ये डैमेज हो। पक्की सड़क और पुल तामीर करने की मांग को लेकर पुंछ के आजमाबाद में मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुताहिरीन का कहना है कि आजमाबाद समेत 5 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क और इसके साथ बहने वाली नदी पर पुल बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक सड़क पक्की नहीं हो सकी है। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में मेन सड़क तक आने में उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मरीजों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। वाज़ेह हो कि 2008 में उस वक्त के PWD वजीर GM सरूरी और मकामी MLA एजाज अहमद की पहल पर सड़क की तामीर शुरू हुई थी। टेंडर हुआ है 2017 के अक्टूबर में, इस रोड का मैगडम का टेंडर हुआ है, शिगल का हुआ है, लेकिन ना तो ठेकेदार आ रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट का आदमी आ रहा है, ना AWE आ रहा है, ना कोई D आया, ना कोई वर्क सुपरवाइजर आया, कोई JE नहीं आया। फोन करते हैं, उनके पास जाते हैं, आजकल। जब पिछली हुकूमत थी तब भी हम बहुत बार वक्त हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है और अब बात कश्मीर एक्सप्रेस की खास पेशकश हफ्तावार शुमारा में। इस सेगमेंट में उन खबरों को देखेंगे जो गुज़िश्ता पीर से सनीचर के दौरान शह सुर्खियों में रहीं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर 19 साल कबल उन वाक़यात को दोबारा याद किया गया जिनमें बहादुर जवानों ने पाक फौज की धूल चटाने और पासपाई पर मजबूर। उन्नीस साल पहले आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान ने कारगिल की लड़ाई में फतह हासिल की थी। करीब 2 महीने तक चली कारगिल की लड़ाई हिंदुस्तानी आर्मी के हौसले और जाबाजी की ऐसी मिसाल है जिस पर तमाम हिंदुस्तानियों को फख्र है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में मुल्क ने तकरीबन 527 से ज्यादा बहादुर जवानों को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान ने इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 फौजियों के साथ दरअंदाजी कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो आर्मी ने पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की मदद से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस लड़ाई में बड़ी तादाद में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए
300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज फी मिनट एक राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद यही एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन मुल्क की आर्मी पर इतनी बड़ी तादाद में बमबारी की गई थी। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से कारगिल जंग के अहम वाकयात समझाते हैं। 3 मई 1999 एक चरवाहे ने हिंदुस्तानी फौज को कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी की तरंदाजी कर कब्जा जमा लेने की खबर दी। 5 मई 1999 हिंदुस्तानी आर्मी की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 को शहीद कर दिया। 9 मई 1999 पाकिस्तानियों की गोलाबारी से इंडियन आर्मी का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर बर्बाद हो गया। 10 मई 1999 पहली बार लद्दाख के द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी दरअंदाजों को देखा गया। 26 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स को कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिए गए। 27 मई 1999 कार्रवाई में हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया। 28 मई 1999 पाकिस्तान ने एक MiG-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया और 4 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए। हिंदुस्तानी जवान मारे जा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि पाकिस्तानी आर्मी को ऊंचाई का फायदा मिल रहा था। लड़ाई का दायरा फैलना शुरू हो गया था। हिंदुस्तानी आर्मी के शहीद हो रहे जवानों की बढ़ती तादाद ने हुकूमत को भी मजबूत फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया। 2 जुलाई 1999 को हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोल दिया। इस हमले के 2 दिन के अंदर 4 जुलाई 1999 को हिंदुस्तानी आर्मी ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। इसके एक दिन बाद 5 जुलाई को इंडियन आर्मी ने द्रास सेक्टर पर कब्जा किया। इसके फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने बिल क्लिंटन को बताया कि वो कारगिल से अपनी आर्मी को हटा रहे हैं। 7 जुलाई 1999 तक हिंदुस्तान के जाबाजों ने बटालिक में वाक़े जुबर हिल पर कब्जा कर लिया। 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बटालिक से भागना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1999 का दिन वो तारीखी दिन था जब उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया। 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली लड़ाई खत्म हो चुकी थी और पीएम ने इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया। हिंदुस्तानी आर्मी ने अपनी जाबाजी और जोश से लड़ाई जीती थी क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को लड़ाई लड़ने में आसानी हो रही थी। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी जिसका तोड़ काफी मुश्किल था। इन सब के अलावा हिंदुस्तानी आर्मी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर रहकर ही लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर थी। LOC पार करने पर बड़े बैनुल अक़वामी जंग के शुरू होने का खतरा था। बावजूद इसके हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों से अपना लोहा मनवाया और उन्हें धूल चटाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर दूसरी मुहिमात के दौरान शहीद हुए जवानों को भी याद किया गया। इस मौके पर मिलिटेंटों से लोहा लेने वाले शहीद औरंगजेब के अहले खाना से माजूर अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने मुलाकात की। कारगिल विजय दिवस मनाने वाले औरंगजेब के घर पहुंचे और इन लोगों ने बताया कि पूरा मुल्क शहीदों के अहले खाना के साथ है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये महज एक गीत की लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये उन शहीदों के अहले खाना के दर्द और फौज के जाबाजों की शहादत की वो दास्तान है जिसे याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं और सीना
फख्र से चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब हमारे जवानों ने मुल्क की हिफाजत करते हुए दुश्मनों की गोलियां हंसते हंसते सीने पर खाई थी। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को इन्हीं शहीदों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल जंग के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय के तहत न सिर्फ तिरंगा फहराया था, बल्कि दरअंदाजों के चंगुल से कारगिल को आजाद कराया था। हाथ में तिरंगा और दिल में हुब्बुल वतनी का पैगाम लिए कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर के 30 माजूरों का एक ग्रुप 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शहीद राइफलमैन औरंगजेब के अहले खाना से मिला और उन्हें एजाज से नवाजा। वो ये बताने के लिए शहीद के अहले खाना से मिले कि इस मुश्किल वक्त में कमजोर माने जाने वाले ये लोग पूरी मजबूती के साथ मुल्क के हर जवान और उसके अहले खाना के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने शहीद के अहले खाना के साथ कारगिल दिवस मनाया, तिरंगा फहराया और कौमी तराना गाया। सभी दिव्यांगों की एक ही भावना है कि ये जो सब झगड़ा है वो मिट जाए, सब एक होके रहे। जैसे एक माँ का बेटा जाता है वैसे एक बहन का भाई भी। बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे औरंगजेब को सलामी देना है और जो देश के लिए शहीद हुआ है। औरंगजेब की शहादत को सलाम करने पहुंचे इन लोगों से मिलकर शहीद औरंगजेब की मां भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है और वो हर उस मां के साथ खड़ी हैं जिनके बेटों ने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान की है। ये जरा याद कर रहे हैं, मारा तोड़ी आया इतना दूर दूर का लोग, उनको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हमारा दुख दर्द के भी शामिल होगा है। बहुत फख्र है बेटे के लिए। बेटा है शहीद हो गया देश के पीछे। मैं इनको यहाँ से लेने के लिए मैं घर से खुद चल गया। इतनी खुशी हुई। मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जो कसम खाई वो निभा दी। माजूरों का ये ग्रुप 23 जुलाई को मुंबई से रवाना हुआ था। इस ग्रुप ने पुंछ के सलानी गांव में औरंगजेब के अहले खाना को करीब 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। ये रकम फौज के शहीदों की याद में माजूरों ने ही जुटाई है। इंडिया के हर कोने से हम लोग यहाँ पे आए हैं ये सोच के कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग और शहीद के फैमिली के साथ खड़ा होता है और उनका हौसला अफजाई करता है, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इस दुख के घड़ी में वो किसी का शहादत है, वो फिर कभी नहीं लौट के आ सकता है और हम हिम्मत उनका बढ़ाने आए हैं। कारगिल विजय दिवस के दिन आए हैं। ग्रुप के सभी मेंबर भले ही जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। गुज़िश्ता हफ्ते वादी चेनाब में वाक़े भदरवा की कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने वाली तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई। इलाके को आलूदगी से पाक रखने के लिए सभी को मुत्तहिद होकर कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सयाहत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। दुनिया भर में मशहूर भद्रवा की वादी में सयाहों का आना बढ़ा है, लेकिन चंद लोगों की नासमझी की वजह से जाई, पादरी, खन्नी टॉप, बग्गन गुलडंडा जैसे खूबसूरत सयाही मकामात बदनाम हो रहे हैं। झुलसते मैदानों से जब भी कोई सयाह इन सयाही मकामात पर पहुंचता है तो यहाँ बिताए वक्त कभी नहीं भूलता। लेकिन इन दिनों इस खूबसूरत मरकज पर हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को और संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी रही तो लोग दोबारा यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जाई में जो है इतना अच्छा जो है पिकनिक स्पॉट वहाँ पे है, लोग काफ़ी मतलब कि वहाँ पे रोज जा रहे हैं।
लेकिन वहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है एक चीज़ का खास ध्यान रखे, क्योंकि वहाँ पे जो है पॉलीथीन है, लिफाफे हैं, बोतल्स हैं वगैरह, जो भी कोई मतलब कि खाता पीता वहाँ पे है तो वहाँ पे फेंक दिया जा रहा है। वो जो उसका नाला है, जो नेचुरल ब्यूटी उसकी नाले की है, उसकी वजह से जो है बहुत मतलब कि गंदा हो रहा है। वहाँ पे टूरिस्ट आएगा बैठेगा कहाँ, जो ग्रीनरी वहाँ की है वो मतलब कि दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई अगर होगी तो टूरिज्म जो है बढ़ता है, उससे टूरिस्ट आता है, वो पसंद करता है कि नहीं फलानी जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पे बैठ सकता है आदमी, खा सकता है, पी सकता है। तो टूरिस्ट को मतलब कि साफ़ सफाई जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरी जो है, किसी चीज़ के किसी भी आदमी के लिए जो है सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। वादी में फैलती गंदगी से एक तरफ जहां मुल्क और दुनिया के सयाह यहां से बुरा पैगाम लेकर जा रहे हैं, वहीं स्वच्छता की मुहिम को भी गहरा धक्का पहुंच रहा है। ऐसे में स्वच्छता को लेकर जिला इंतजामिया भी कटहरे में है। मैदानी और पिकनिक स्पॉट्स पर कहीं मिनरल वाटर की बोतलें हैं, कहीं चिप्स के खाली रैपर हैं, तो कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के खाली कैन। उम्मीद लिए आ रहे सयाह यहाँ आकर मायूस हो रहे हैं, क्योंकि अगर यही हिसाब चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हमारी मीडोज या हमारी वैली जो हैं वो गंदगी का ढेर बन जाएंगी और यहाँ कौन टूरिस्ट आएगा। टूरिज्म का फ्यूचर तो मुझे यहाँ डार्क नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ गंदगी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 सालों के बाद ये जगह जो देखने के काबिल रहेंगी। तो भदोही डेवलपमेंट फंड से मेरी यही अपील है कि कम से कम इस तरफ वो कोई कदम बढ़ाएं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि इन जगहों की खूबसूरती को और जो है इन जगहों को संभाल कर रखना है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया ने माना कि टूरिस्ट के बढ़ने से गंदगी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मुसलसल क्लीननेस ड्राइव चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आने वाले सयाहों को भी गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सयाह खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे गंदगी होती है। उन्होंने इससे निजात पाने के लिए एक तरकीब निकाली है। दरअसल अब खरीदारों को रैपर वाले या प्लास्टिक के पैकेट वाले सामान खरीदने से पहले एक सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी और रैपर को डस्टबिन में डालने के बाद ही उन्हें वो रकम लौटाई जाएगी। एक और हमने डिसीजन लिया है कि जैसे हमारा जाई है, पदरी है, वहाँ हम एक बैरियर लगवाने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बैरियर लगवाने का। तो अगर एक बार जब बैरियर लग जाएगा उसके बाद वील कैरी आउट द फ्रिस्किंग, तो उसके बाद वी विल नॉट परमिट एनी प्लास्टिक आइटम टू बी टेकन बियॉन्ड दैट बैरियर। और उसमें हम ऐसा करेंगे कि अगर कोई लेना भी चाहता है, जैसे कोई लेज लेने हैं, कुरकुरे लेने हैं, तो वो वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई फीस जमा करवाएंगे, वापस आएंगे, वो अपना प्लास्टिक को वहाँ पर जमा करवाएंगे, देंगे और दे कैन टेक देयर सिक्योरिटी बैक। उसका एक नॉमिनल सा रख लेंगे, 10 रुपये पर पैकेट वो जमा करवाएंगे और जैसे वो वापस आगे करवाएंगे डस्टबिन में डालेंगे, अपने पैसे वापस लेके वो जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमने एक बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं स्टाफ के लिए कि वो दिन में 3 बार दे सेंड अस द वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ ऑफ द एरिया की क्लीनिनेस के लिए। सफाई हुकूमत या इंतजामिया से पहले हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन आम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन स्वच्छता मुहिम कामयाब हो जाएगी। जी सलाम के लिए भद्रवाह से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया की सुस्ती और लापरवाही से तंग आकर लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उम्मीद होती है कि शायद अरबाब इख्तिदार तक उनके मसले पहुंच जाएं। ऐसा ही एक वीडियो राजौरी जिले से सामने आया है। कंडी कोटारनाका गांव का ये वीडियो है। एक दफा फिर देखिए वायरल वीडियो, ताकि आपको पता चले कि जिले के बच्चे किन हालात में तालीम हासिल करते हैं। रियासत के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल की आस में वो किस तरह अपना हाल खतरे में डाल रहे हैं। जिंदगी खतरे में डालने का ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए लिया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से ये नाला पूरी तरह उफान पर है। ठाठे मारती मौज में तैरकर दूसरी जानिब जाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने की धुन में बच्चे ये खतरा हर साल मोल ले लेते हैं। ये वीडियो राजौरी जिले के कंडी कोटरनका गांव का है। आप नाले के किनारे पर खड़े तलबा को देख सकते हैं। नाले के बीचों बीच खड़ा ये शख्स बच्चों को नाला पार कराने में मदद करता है। माहिर तैराक और मजबूत एसाब का मालिक ही
इतने तेज बहाव में तवाजुन कायम रख सकता है? ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, बच्चों का ये रोजाना का मामूल है। नाले पर पुल बनाने के लिए इंतजामिया की तवज्जो कई दफा इस जानिब मबजूल कराई गई, लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया है। बच्चे डीसी से मिलकर अपनी परेशानियां सुनाना चाहते हैं, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही है। जी सलाम के जरिए उन्होंने डीसी से अपील की है कि उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता हफ्ते राजधानी श्रीनगर से एक हौसला अफजा खबर आई। सालों की मेहनत के बाद गवर्नर राज में मशहूर मारूफ सिल्क फैक्ट्री कश्मीर फैल्चर दोबारा शुरू हो गई और 1897 में तामीर ये फैक्ट्री 1988 से बंद पड़ी हुई थी। फैक्ट्री के दोबारा शुरू होने से रेशम के साथ साथ दूसरी सनातों को फरोग मिलेगा। रियासत जम्मू कश्मीर की यह सबसे पुरानी सिल्क फैक्ट्री है। 1897 में इसे सर थॉमस वार्डली के जरिए कायम किया गया था। ब्रिटिश ताजिर और सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सदर सर थॉमस ने 20वीं सदी के मशहूर डिजाइनर विलियम मॉरिस की मदद से इस फैक्ट्री को आलमी सतह पर एक पहचान दी थी। इन दोनों की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि यहाँ के तैयार किए गए सिल्क इटली और फ्रांस की मसनूआत से मुकाबला करने लगे। लेकिन 30 साल कबल इस कंपनी पर ताला पड़ गया। प्रोडक्शन और खर्च में इतना फासला हो गया था कि फैक्ट्री को चलाना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ा रीजन था कि ओवर एम्प्लॉयमेंट का। इस यूनिट की प्रोडक्शन कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा खसारा फेस करना पड़ा। गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर फ्लेचर को दोबारा शुरू करने की कवायद हो रही थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह चालू नहीं हो पाई। मौजूदा गवर्नर राज फैक्ट्री के लिए खुश आइन साबित हुआ। वाज़े हो कि इससे कबल रामबाग में वाक़ गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री और बिमना वुलन मिल की तामीर नौ का काम भी शुरू हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की मदद से इन फैक्ट्रियों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों के दोबारा शुरू होने से खत्म हो रही रेशम की सनत को नई जिंदगी मिली है। माहिर कारीगरों की फराहमी एक मसला है। फैक्ट्री का सुनहरा दौर दोबारा वापस लाने के लिए माहिरीन और साबिका मुलाजिमीन की मदद ली जाएगी। मिल इंतजामिया को उम्मीद है कि 7-8 माह की ट्रेनिंग के बाद नौजवान इस फन की बारीकियों से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। इस मशीनरी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन ट्रेनिंग्स, कि बच्चों को मशीन पे ट्रेन करें, क्योंकि ये किताबों में उनसे नहीं बोला जाएगा, उनसे वो ट्रेन नहीं किया जा सकते हैं किताब, वो फैक्ट्री पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इस सेटअप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, उनको ट्रेन करेंगे। ये फैक्ट्री कभी रेशम पैदा करने वाले किसानों, माहिर कारीगरों और इससे वाबस्ता दूसरी सनतों से जुड़े हुए लोगों के लिए रोजगार का अहम जरिया हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने से इनकी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मिल के दोबारा शुरू होने से रियासत के 40,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रेशम पैदा करने वाले किसानों के अलावा धागे और हैंडीक्राफ्ट की सनत को भी इससे फरोग मिलेगा। 40,000 फैमिलीज जो हमारी स्टेट में हैं, जो कोकून प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनका रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तो हमने ट्रायल रन्स ही ले लिए हैं, लेकिन मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज गया है कि अब इसका वैल्यू एडिशन जो है बिल्कुल लोकली होगा, तो वो एक्सप्लॉयटेशन फैक्टर जो था फार्मर्स का, वो इस स्टेज पे भी कम हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।